अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया हुआ है और हम चैप्टर 1 के इनिशियल टॉपिक्स पढ़कर आ चुके हैं। हमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसके मतलब बच्चों याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो MCQs आएंगे और जो स्पेशल केसेस हैं वो सारे मैं आपको बताऊँगा। आपने इसको लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है और शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इन चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। ये क्या है? द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपने इस लाइन पे गौर करना है कि ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है, जो नीडेड है, यानी ये एंडोथर्मिक है, हमें चाहिए एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम ईच एटम इन वन मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। एक मोल एटम में से, एक मोल एटम में से, हर एक मोल एलिमेंट के हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसियस आयन। देखो बच्चों क्या बता रहा है कि ये वो एनर्जी है जो किसी भी एलिमेंट के एक मोल के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब एग्जांपल देखें बच्चों, हमारे पास सोडियम और कैल्शियम, ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। आपको पता है कि सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इन 11 इलेक्ट्रॉन में से जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक, हम सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। और सोडियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 494 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यानी सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 494 किलो जूल पर मोल। दूसरे अल्फाज में, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद बच्चों देखो कैल्शियम, कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कैल्शियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 590 किलो जूल पर मोल है। यानी इसमें से कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 590 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। और सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 494 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। यानी ये सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब बच्चों आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट भी हो सकती है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है। ये आयोनाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब बच्चों लफ्ज़ है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। और इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी भी एटम में से, गैसियस एटम में से, पॉजिटिव आयन में से जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम नाम देंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ अ पॉजिटिव आयन। देखो बच्चों यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही है कि पहले से बने पॉजिटिव आयन के वैलेंस शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम क्या नाम देते हैं? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। ऊपर वाले एग्जांपल में देखें, कैल्शियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके हैं और कैल्शियम एक यूनिपॉजिटिव आयन है। अब इस कैल्शियम यूनिपॉजिटिव आयन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका हम नाम क्या है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। और कैल्शियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1150 किलो जूल पर मोल, यानी 1150 किलो जूल पर मोल है। यहाँ बच्चों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद भी करनी और आपको पता भी होनी चाहिए। देखिए कैल्शियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 590 किलो जूल पर मोल। और कैल्शियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 1150 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये होगा कि अभी तक जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है कैल्शियम के केस में ये फर्स्ट से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है इसका जवाब हम ढूंढेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है, कैसे? देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ डाई पॉजिटिव आयन। एक डाई पॉजिटिव आयन में से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब बच्चों देखें यहाँ पे हमने
कैल्शियम के केस में जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी थी 590 किलो जॉल पर मोल, सेकंड कितनी थी 1150 किलो जॉल पर मोल, और थर्ड कितनी है 4950 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड के बाद इससे कम कौन सी है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और इससे कम कौन सी है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और फिर फर्स्ट। अब ऐसा क्यों होता है, इसका हम इस फैक्टर इफेक्टिंग में इसका जवाब भी ढूंढ लेंगे। तो बच्चों कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को? सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे? जब आपने कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था तो इलेक्ट्रॉन के जाने से कैल्शियम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका था। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैल्शियम आयन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कैल्शियम एटम से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए कैल्शियम आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना कैल्शियम एटम की निस्बत ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए हमें कैल्शियम के केस में 590 किलो जॉल पर मोल और कैल्शियम आयन की फॉर्म में 1150 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी। सिमिलरली कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन का न्यूक्लियर चार्ज कैल्शियम यूनी पॉजिटिव आयन से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हैं, प्रोटॉन ज़्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका हुआ था। अब कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन का न्यूक्लियर चार्ज कैल्शियम मोनोपॉजिटिव आयन और कैल्शियम एटम से ज़्यादा था, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाला है तो आपको 4950 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी। इसका मतलब हम न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। द मोर द न्यूक्लियर चार्ज द हायर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, द लेस द न्यूक्लियर चार्ज द लोअर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उतना आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। नंबर 2 पे साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम में आप देखें, इन दोनों को कंपेयर करें तो सोडियम और कैल्शियम, सोडियम का साइज़ स्मॉलर है, कैल्शियम का साइज़ बिगर है, क्योंकि देखें ये सोडियम फर्स्ट है, फर्स्ट जो है ना ग्रुप उसका एलिमेंट है और ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो सोडियम का साइज़ ज़्यादा है, कैल्शियम का साइज़ कम है, क्योंकि एक पीरियड के दो एलिमेंट हैं। पहले सोडियम आता है, फिर जाके नेक्स्ट पे आते हैं, ये कैल्शियम सेकंड ग्रुप में आता है ना, सॉरी ये पहले ब्रिलियम आता है सेकंड ग्रुप में, ब्रिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम आता है। तो जितना किसी एलिमेंट का साइज़ ज़्यादा होगा, जितना किसी एलिमेंट का साइज़ ज़्यादा होगा उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जितना किसी एलिमेंट का साइज़ स्मॉलर होगा उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो याद रखिएगा साइज़ ऑफ एटम से क्या रिलेशन है, साइज़ ऑफ एटम से आयनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। ज़्यादा साइज़ तो कम आयनाइजेशन एनर्जी और कम साइज़ तो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद है बच्चों इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हैं वो भी आयनाइजेशन एनर्जी पे इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे? आपको पता है कि किसी भी ऑर्बिटल की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के हवाले से। या तो वो जो हमारे पास है ऑर्बिटल है, या तो वो कम्प्लीटली फील्ड होगा, कम्प्लीटली फील्ड, जिस तरह के हमारे पास एस है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, ठीक है, हाँ, या तो वो कम्प्लीटली फील्ड होगा ऑर्बिटल। नंबर 2 वो ऑर्बिटल होगा हाफ फील्ड, जिस तरह के 1s1 है, और नंबर 3 वो होगा पार्शली फील्ड। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की किसी ऑर्बिटल के अंदर। तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो दो है ना ये वाले फैक्टर, एक कम्प्लीटली फील्ड और एक हाफ फील्ड, ये वाली ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। इसलिए अगर किसी भी एटम के जो किसी भी एटम के जो हमारे पास ये सब शेल्स होते हैं, अगर वो तो या वो कम्प्लीटली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, कम्प्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। चूँकि ये मोर स्टेबल है लिहाजा इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू वो वाले ऑर्बिटल जो पार्शली फील्ड होते हैं। तो पार्शली फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, कम्प्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी नहीं, बिकॉज दे आर मोर स्टेबल। इसीलिए इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट भी एक फैक्टर है
जो कि आयनिश एनर्जी को कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी, जितना कोई एटम ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी आयनिश एनर्जी भी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी में हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं। या फिर ये कह लें कि इनके जो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। स्टेबिलिटी भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं आयनिश एनर्जी को। उसके बाद है स्पिन पेयर रिपल्शन। आपको पता है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपोजिट स्पिन के साथ रोटेट करते हैं, तो स्पिन पेयर रिपल्शन भी एक फैक्टर है जो कि आयनिश एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है। स्पिन पेयर रिपल्शन जितनी ज़्यादा होगी आयनिश एनर्जी उतनी कम होगी, और स्पिन पेयर रिपल्शन जितनी कम होगी आयनिश एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा बच्चों, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक पीरियोडिक ट्रेंड समझा देता हूँ आयनिश एनर्जी का। एक टेबल, एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ की वजह से हम समझेंगे कि किस तरह से पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो फ्लक्चुएट करता है आयनिश एनर्जी केस में। ये हमारे पास पहला पीरियड है। पहले पीरियड आपको पता है पहले हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है। हाइड्रोजन का केस 1s1 है और हीलियम का केस 1s2 है। ये नोबल गैस है और ये नॉर्मल है, एटम है। तो देखें हाइड्रोजन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आयनिश एनर्जी हीलियम की। वजह आपको पता है, हाइड्रोजन का साइज़ बड़ा है, हीलियम का साइज़ छोटा है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फील्ड नहीं है, हीलियम के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फील्ड हैं। हाइड्रोजन नॉर्मल एटम है, हीलियम जो है वो नोबल गैस है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज कम है क्योंकि 1 प्रोटॉन है, हीलियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन है, इसका साइज़ भी स्मॉलर होता है। तो हाइड्रोजन से हीलियम की आयनिश एनर्जी ज़्यादा है। जब भी आप पीरियड में मूव करते हो, तो पीरियड में लेफ़्ट से राइट जैसा ही आप मूव करोगे आयनिश एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ये बात आपको याद रखनी है, और ये फैक्टर मैंने आपको बता दिए क्यों इंक्रीज़ होगी। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद है हीलियम की। तो हीलियम से फ़ौरन बाद लिथियम की आयनिश एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई है क्योंकि लिथियम मेटल है, इसका साइज़ भी बड़ा है। तो लिथियम की आयनिश एनर्जी हीलियम से कहीं ज़्यादा कम है लिथियम, क्योंकि यहाँ से लिथियम से सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लिथियम आपको पता है सेकंड पीरियड में आता है। लिथियम के बाद बेरिलियम नेक्स्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पीरियड में हम मूव करेंगे तो आयनिश एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन बेरिलियम के बाद बोरॉन की इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आयनिश एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बोरॉन की कम हो गई। इस केस को आपने नोट करना है। यहाँ पे लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन की एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कम हो गई है। अब बच्चों ऐसा क्यों कम हो गई है, ये मैंने यहाँ पे स्पेशल केस लिखा भी हुआ है कि बेरिलियम की आयनिश एनर्जी बोरॉन से कम है। वजह चेक करिएगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2px1। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कंप्लीट फील्ड और हाफ फील्ड ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब ज़रा चेक करें बेरिलियम के केस में 1s भी कंप्लीट है, 2s भी कंप्लीट है, यानी ये कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है। तो कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इसको क्या होना चाहिए था, मोर स्टेबल। इसको देखें, इसका p पार्शली फील्ड है, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आने थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। नो डाउट कि बेरिलियम से बोरॉन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, उसके बावजूद भी बोरॉन की आयनिश एनर्जी कम है, बेरिलियम की ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है, बेरिलियम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोरॉन की अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पहला केस था। बोरॉन के बाद है कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी ट्रेंड फॉलोअप नहीं हो रहा, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। ऐसा भी क्यों हुआ, देखें बच्चों, अगेन नाइट्रोजन की आप कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। इस 2p को नोट करें, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यानी p ऑर्बिटल जो है ये अगेन हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने की वजह से ये मोर स्टेबल है, और चूंकि ये मोर स्टेबल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना भी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है। अब देखें ऑक्सीजन को 8 1s2 2s2
2px1, 2py1, 2pz1 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे फिर वही मसला आ गया कि ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल जो है, इस 2p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन आता है पार्शली फिल्ड कैटेगरी के अंदर, लिहाजा ऑक्सीजन फिर लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। और एक चीज़ और नोट करें, इन 2px1, 2py1 और 2pz1 इनके तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन इनके अंदर स्पिन पेयर रिपल्शन नहीं है, जबकि यहाँ पे देखें 2px के अंदर स्पिन पेयर रिपल्शन है। इस स्पिन पेयर रिपल्शन की वजह से ये लेस स्टेबल है। सेम केस बच्चों मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर भी है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। आपने इस चीज़ को नोट करना है और इसका आंसर आपने खुद देना है। मैंने आपको समझा दिया स्पेशल केस भी। अब इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ये मैंने सारे फैक्टर लिख दिए हैं। न्यूक्लियर चार्ज है, साइज ऑफ एटम है, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है, स्टेबिलिटी है, स्पिन पेयर रिपल्शन है। नंबर 2, वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन फर्स्ट। आपको पता चल चुका होगा कि जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन तक जाने से पहले वो पहले वाला जो एटम है वो आयन बन चुका होता है, और आयन के केस में उसका साइज़ कम हो जाता है, उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इन दो फैक्टर की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पहले इलेक्ट्रॉन से कंपैरेटिवली मुश्किल है, और थर्ड तो फिर ऑब्वियसली इन दोनों से मुश्किल है। ये सेकंड। थर्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड मेटेलिक करैक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि क्या तल्लक है आयोनाइजेशन एनर्जी का और मेटेलिक करैक्टर का। याद रखिएगा बच्चों, इन दोनों में एक फ़र्क बता देता हूँ, आपने इसको यहाँ पे नोट कर लेने। मेटेलिक करैक्टर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी का। याद रखिएगा, जिस एलिमेंट की जितनी, जिस एटम की जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो उसका मेटेलिक करैक्टर उतना अच्छा होगा, और जिस एलिमेंट की जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसका मेटेलिक करैक्टर उतना ही कम होगा। क्योंकि आपको पता है मेटेलिक करैक्टर भी क्या होता है। मेटेलिक करैक्टर होता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा वो अच्छा मेटल, और जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी कम वो बुरी मेटल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा करते जाएंगे मेटेलिक करैक्टर उतना ही कम होता जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम करेंगे मेटेलिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट चलते जाएँ, तो जब आप लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की। ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने से मेटेलिक करैक्टर कम हो जाता है। सिमिलरली जब डाउन द ग्रुप आते हैं, आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने से मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। जिस एलिमेंट की जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसका मेटेलिक करैक्टर उतना ही कम होगा, और जिस एटम की जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसका मेटेलिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। ये भी कवर हो गया। 4 क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन। तो रीज़न है नाइट्रोजन की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 1। नंबर 2 है उसके जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। नंबर 3 उसके अंदर स्पेयर पिन रिपल्शन नहीं है, स्पिन पेयर रिपल्शन नहीं है। ऑक्सीजन आपको पता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस स्टेबल है, उसका p ऑर्बिटल पार्शली फील्ड है और उसके अंदर स्पिन पेयर रिपल्शन है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको अगर क्लियर हो रहे हैं तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अल्लाह हाफिज़।